हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 11th का सेकेंड पार्ट। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 10 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 11th प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपके 12 to 13 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आपके जो है 25 से 26 क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, और अगर इतने प्रैक्टिस टेस्ट आप जो है डिस्कस कर लेते हैं और सारे जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं CUET में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 11th के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की अब जो इसका हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की जो क्लास है वो 14th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 11th का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों आपका कि 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, इट इज inclined at an angle of 30 degree to the ground, find the distance in meter of the foot of the ladder from the wall। जहां पर जो है √3 इक्वल टू कितना लेना है आपको 1.732। एक जो है दीवार के सहारे 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जाती है। यह जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 30 दीवार से सीढ़ी के पात की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। √3 इक्वल टू कितना है आपका 1.732। ठीक है, क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार है इस प्रकार से। ठीक है, और उस पर एक सीढ़ी इस प्रकार से टिका दी गई है। देखो ये सीढ़ी आपने इस प्रकार से टिका दी। ठीक है, अब कह रहा है कि दीवार से इस सीढ़ी की ये दूरी बताइए। ये जो है ये आपकी दीवार है और ये सीढ़ी आपने एक लैडर जो है इसमें इस प्रकार से टिका दिया। ये लैडर की जो है लंबाई कितनी दी गई है 10 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग ये लैडर है जिसको आपने यहाँ पर इस दीवार में इस प्रकार से जो है टिका दिया है। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, जो ये झुकाव है, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। ठीक है ना, जो ये तो कह रहा है कि दीवार के सहारे 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जाती है, जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है ना, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो आपका जो है झुकाव कितना है आपका 30 डिग्री। ये दूरी आपको बतानी है। ये दूरी आपने अगर A मान ली तो ये दूरी आपको बतानी है। अब देखो अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को आप B मान लेते हैं और इस पॉइंट को आप C मान लेते हैं, आपको यहाँ पर A की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे cos थीटा ले लें, क्या ले लें cos थीटा। ठीक है ना, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है आपका जो है लंब बटे आपका कर्ण। ठीक है ना, सॉरी आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण नहीं, आधार बटे कर्ण। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं cos थीटा को भी cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा को आप जो है इस आधार पे निकाल सकते हैं कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का फॉर्मूला आपको याद रहता है LAL/KKA। या फिर जो है आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो है
पी बी पी अपॉन एच एच आपका बी। यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस। यहाँ पे L का मतलब है आपका लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब है आपका कर्ण। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपका कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपका जो है टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। अब देखो अगर आप यहाँ पर जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी कितना है आपका ए सी कितना है आपका 10, ए सी कितना है आपका 10 है, ठीक है ना। बी सी कितना है आपका, आपने ए माना है। अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा होती है √3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √3 × 10 अपॉन 2। तो ये जगह 2 से इसको कैंसिल कर दो, हो जाएगा आपका 5। √3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.732 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 1 आपका होल्ड हुआ, 5 3 जा 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, फिर 1 आपका होल्ड हुआ, 5 7 जा 35 और 1 हो जाएगा 36, 5 1 जा 5 और 3 हो जाएगा आपका 8, 8.660 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.66 मीटर, अर्थात जो है लेडर की जो दीवार से जो है दीवार की जो फुट से जो लेडर की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, वो है 8.66 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल कितना आ जाएगा आपका 8.66 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर so that the ratio of wine and water in the resolution mixture in the barrel becomes 1:1। एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना अंश निकाल करके पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बैरल में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। 1/4, 1/3 की आपका जो है 3/4 की 2/3। अब एक चीज देखिए, आपके पास जो है वाइन और वाटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। वाइन और वाटर का एक मिक्सचर है, वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें जो है वाइन कितने पार्ट है 3 पार्ट और आपका वाटर कितने पार्ट है 1 पार्ट। अब एक चीज जरा सोचिए, अगर आप इसमें से मिक्सचर को निकालते हैं, कुछ पार्ट आपने मिक्सचर का निकाल लिया, तो क्या जो है वाइन और वाटर के रेशियो में कोई डिफरेंस आएगा क्या? भाई अगर आप उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लें, एक बैरल भरा हुआ है, आपने 3:1 के रेशियो में उसमें जो है वाइन और वाटर मिला रखा है, अगर आप उस मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकाल लेते हैं तो क्या वाइन और वाटर के उस जो है रेशियो में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसमें से आपको सॉल्यूशन को निकालना है, मिक्सचर को निकालना है और उसमें पानी मिलाना है ताकि जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। तो एक चीज जरा सोचिए, आपको एक्चुअल में इसमें निकालना क्या है? एक्चुअल में इसमें से आपको वाइन निकालनी है, ठीक है ना। एक्चुअल इसमें से क्या निकालना? आपको वाइन निकालनी है, ठीक है भाई। अगर इसमें से अगर आप 1 भाग वाइन निकाल लें तो कितना भाग बच जाएगा? 2 भाग। और इसमें अगर आप 1 भाग पानी आप ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी 2 भाग हो जाएगा।
और दोनों भाग बराबर हो जाएंगे तो ये देखो 1:1 में आपका आ जाएगा। यही तो कह रहा है कि भाई मिक्सचर निकालने के बाद कितना पानी उसमें हम मिला दें, ठीक, सॉरी कितना पानी नहीं, पानी उसमें मिलाया जाता है और पानी मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनता है उसमें वाइन और उसमें से जो है वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है। तो जैसे ही आपने भाई अगर मिक्सचर से हम मिक्सचर को निकालते हैं तो उसमें आपके वाइन और वाटर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो रेशियो उसी रेशियो में रहेगा। तो हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, वाइन निकालना है। अब अगर हम एक भाग वाइन इसमें से निकाल लें और एक भाग अगर वाटर हम इसमें मिला दें तो भाई अगर एक भाग वाइन निकाल लिया तो 2 भाग वाइन बची, एक भाग वाटर मिला दिया तो 2 भाग वाटर भी हो गया। तो ये 2:2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 1:1 में आ जाएगा, अर्थात जो है वाइन और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाएगा। और तो यहाँ पर देखो, अब आपने यहाँ पे ड्रॉन ऑफ क्या किया है, यहाँ पे जो है ड्रॉन ऑफ आपने वाइन किया है। वाइन का कितना पार्ट था, वाइन 3 पार्ट था और उसमें से 1 पार्ट आपने निकाला है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि जो है आपने कितना पार्ट जो है मिक्सचर निकाला है, मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, तो आपने कहा कि यहाँ पर 1 भाग मैंने वाइन निकाला, कितने भाग में से, 3 भाग में से, तो यही मिक्सचर तो उसमें से मैंने निकाला है, तो 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को केवल आपको समझना है। भाई अगर किसी बैरल में, किसी जो है आपने बर्तन में वाइन और जो है वाटर के मिक्सचर को भरकर रखा है, दोनों को मिला दिया और भर कर रख दिया, अगर उसमें से आपने मिक्सचर निकाला, कुछ मात्रा में मिक्सचर निकाला, तो आप मुझे बताएं क्या वाइन और वाटर के इसमें उस रेशियो में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई उसमें से मिक्सचर निकालिए, उसमें से पानी मिला दीजिए, उसके सब जो आप मिक्सचर निकालो उसमें से पानी मिलाना है और मिलाने के बाद जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें उससे ड्रॉन ऑफ क्या करना है, निकालना क्या है, वाइन, ठीक है ना। तो वाइन का अगर 1 भाग हम निकाल लें और 1 भाग पानी मिला दें तो ये भी 2 भाग हो जाएगा, ये भी 1:1 बन जाएगा। तो ड्रॉन अगर हम बात करें मिक्सचर की कि कितना मिक्सचर हमने उसमें से निकाला है, तो आपने कहा कि 1 भाग आपने निकाला है और एक्चुअल में आपने वाइन ही तो निकाली है, ठीक है ना। तो वाइन कितने भाग थे, 3 भाग, तो 1 भाग आपने निकाली तो 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 16th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3. Each of them saves 600 rupees. If the ratio of their expenditure is 3:2, then what is the monthly income of A? A और B की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 3:2 है तो A की मासिक आय कितनी है? देखो भाई, अगर हम बात करें इनकम की तो यहाँ पे हो जाएगा इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जो है एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, ठीक है। यही तो होता है भाई, जो आपकी इनकम है वो आपके खर्च और आपके जो है सेविंग के क्या बचत के जो है योग के बराबर होती है। जो आपने कमाया कितना आपने खर्च किया, कितना आपने बचाया, ठीक है। तो इनकम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, या इनकम माइनस आपका एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू आपका सेविंग, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे हमको इनकम का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे हमें इनकम का रेशियो दिया गया है, दोनों की कितना दिया गया है, A:B। तो आपने कहा ये दिया गया है आपका 4:3। कितना दिया गया, 4:3। अच्छा, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया, अर्थात व्यय का रेशियो दिया गया है, कितना है, A:B। तो आपने कहा इनके व्यय का जो रेशियो है वो है आपका 3:2, ठीक है।
अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों रेशियो को हम जो है इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। A रेशियो B यहाँ पे दिया गया है 4:3 और आपका जो है एक्सपेंडिचर का दिया गया 3:2। ठीक है, जो आपका सेविंग है वो कितनी है आपकी 600 रुपीज ईच, प्रत्येक की सेविंग आपकी 600 रुपये है। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो आपका रेशियो का डिफरेंस कितना है भाई, ये आपका इनकम का रेशियो, ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो रेशियो में डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा 4 - 3 तो 1, 3 - 2 तो 1। ठीक है, तो आपका जो रेशियो का डिफरेंस है वो 1 है, तो 1 = कितने के हो जाएगा आपका 600 के, क्योंकि जो इनके बीच जो सेविंग है, और सेविंग वही तो जो पैसा बचा रहा था, इनके बीच का जो डिफरेंस है अर्थात इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 600 रुपीज है। तो यहाँ पर आपका रेशियो का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे जो रुपीज का डिफरेंस है वो आपका 600 है। तो 1 = 600, 1 = क्या हो गया आपका 600। तो अगर मैं बात करूं कि मंथली इनकम ऑफ ए, अगर मैं बात करूं मंथली इनकम ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका ए का भाग कितना है 4, तो 4 × 600, तो ए की मंथली इनकम हो जाएगी 2400। और इसी प्रकार से अगर आप निकालें कि मंथली इनकम ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ बी, तो ये निकल के आएगा आपका जो है 3 × 600, तो ये हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा 1800। तो ए की मंथली इनकम कितनी है 2400 रुपीज़ और बी की मंथली इनकम कितनी है आपकी 1800 रुपीज़। तो यहाँ पे आपकी ए की पूछी गई है, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए की जो मंथली इनकम है वो आपकी हो जाएगी 2400 रुपीज़। कैसे समझ में आया भाई, यहाँ पर आपको जो है इनकम का रेशियो दिया गया था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर = सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो का जो डिफरेंस है वो 1 है और जो सेविंग का डिफरेंस है वो आपका 600 रुपीज़ दिया गया है, तो 1 = 600 के। और यहाँ पे आपको ए की निकालनी है, तो ए का पार्ट कितना है आपका 4, तो 4 × 600। बी का निकालना है तो बी का पार्ट है आपका 3 × 600। तो ए की मंथली इनकम हो गई 2400 रुपीज़ और बी की मंथली इनकम हो गई आपकी 1800 रुपीज़। तो ए की पूछी गई, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इन ईयर्स इज। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु वर्षों में कितनी है। देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर जो है तीनों की आयु का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है। आपने मान लिया कि 3 लड़के हैं, एक ए है, एक आपका बी है और तीसरा लड़का आपका सी है। इनका रेशियो दिया गया है आपका 3:5:7। ठीक है, कितना दिया गया 3:5:7 दिया गया है। अब देखो तीनों जो लड़के हैं उनकी जो एवरेज एज दी गई है वो 15 ईयर दी गई है। तो अगर एवरेज को हमको टोटल सम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉयज इनटू एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं आप, सम ऑफ बॉयज एज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे अगर हमको सम निकालना है तो हमको एवरेज दिया गया है, तो आपका हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एज कितनी है, अगर मैं आपसे बात करूं कि द सम ऑफ
ऑफ एज ऑफ 3 बॉयज, 3 बॉयज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा एवरेज है 15, 15 इंटू 3, तो आपका जो है सम हो जाएगा 45। अब देखो ये तो आपका एज का सम है और यहां पर आपको रेशियो का सम कितना है? रेशियो का सम कितना है? तो आपने कहा 3 + 5 + 7, रेशियो का सम है आपका जो है 15, रेशियो का सम है आपका 15 और एज का सम है आपका 45। तो 15 = 45 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 45/15 के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 = 3 के। किसका हो जाएगा? 1 = 3 के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, तो ए की एज कितनी हो जाएगी? आपने कहा 3 × 3, तो ए की एज आ जाएगी आपकी 9। बी की एज कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा 5 × 3, तो बी की एज आ जाएगी आपकी 15 और सी की एज कितनी आ जाएगी? 7 × 3, तो ये हो जाएगी 21। तो यहाँ पे सबसे छोटे की जो उम्र है, सबसे छोटे बालक की जो उम्र है वो 9 ईयर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात मेरी समझ में आई? ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप रेशियो से ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको, अब यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ए की एज 3x, बी की 5x, सी की आपकी 7x, ठीक है ना। एवरेज को आपने कन्वर्ट कर लिया टोटल सम में, तो वहाँ पे मैंने x नहीं माना, तो x की जगह हमने 1 मान लिया, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 में, तो ए की एज आ गई 9, 3 × 5 तो आपकी बी की एज आ गई 15, सी 73 तो आपकी सी की एज आ गई 21। इसमें पूछा है कि सबसे यंगेस्ट बॉय की एज पूछी है, तो वह है आपकी 9 ईयर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:4। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। एक नियमित बहुभुज में बाहरी और आंतरिक कोण 1:4 के अनुपात में है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? इन चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और जो आपको इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपको 1:4। ठीक है, क्या दिया गया है? 1:4, ठीक है। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है आपका 180। कितना होता है? तो ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है 180, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका 1 और आपका जो है एक्सटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर एंगल कितना है आपका 4 पार्ट, ठीक है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके रेशियो का सम, फिर वही बात आती है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आपका 180 होता है। रेशियो का सम कितना है? तो आपने कहा रेशियो का सम है आपका 1 + 4 = 5 के। रेशियो का सम है आपका 1 + 4 = 5, तो 5 = हो जाएगा जो है आपका 180 डिग्री। 5 = हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर देखो 1 = कितने का हो जाएगा? 180/5, तो ये हो जाएगा आपका 36, अर्थात 1 = आ जाएगा 36 के। अब यहाँ पर आप जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप निकाल लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका जो है 1 × 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री का। और इंटीरियर एंगल हो जाएगा
इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका, इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 4 इंटू 36, तो ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री। कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमसे यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल नहीं पूछे गए हैं, हमसे यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ साइड। तो अब देखो, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू कितना होता है आपका? 360 डिग्री अपॉन होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको पता है बिल्कुल कितनी है, 36 डिग्री। तो 360 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी आपकी? 10। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई भाई? यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया था एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का 1:4। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल अब इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। रेशियो का टोटल आपका 5 है, तो 5 इक्वल टू 180 डिग्री के, तो 1 इक्वल टू 36 डिग्री के। तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 36 डिग्री, इंटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 144 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन होता है आपका जो है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 36 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका जो है नंबर ऑफ साइड आ जाएगा आपका 10। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मेटेलिक हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। The hemisphere is melted to form a solid right circular cone. If the radius of the base of the cone is the same as the radius of the hemisphere, then find its height. एक धात्विक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है? अर्धगोले को पिघलाकर एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु बनाया जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के समान है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जो है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है। ठीक है ना? और उसको जो है मेल्ट करके फिर क्या बनाया जा रहा है, जो है कोन बनाया जा रहा है, अर्थात शंकु बनाया जा रहा है, जिसकी जो है बेस रेडियस जो है वो हेमिस्फीयर के बेस रेडियस के बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका? ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है आपका? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और उसका जो टोटल सरफेस एरिया दिया गया वो आपको दिया गया है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा देखो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1848। ठीक है? तो अगर यहाँ से आप आर की वैल्यू को निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1848 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा आपका 22 इंटू 3। भाई पाई की वैल्यू हमने रख दी, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7 होती है। ठीक है ना? तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1848 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा 22 इंटू 3। अब देखो जरा इसको किससे कट कर दें? 22 से कट हो जाएगा क्या ये? नहीं, आप 11 से कट कर लो। 11 2 जा 22,
11 7 जा आपका होता है 77, नहीं 11 7 जा 77 थोड़ा ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है। 7 आपका यहाँ पे हुआ था, कितना बचा आपका 7 बच गया, 74 हो गया। 11 6 जा 66 और 11 8 जा 88, 168 जो है आ गया। 3 से फिर कैंसिल कर दो, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 बचेगा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा आपका 56 इंटू 7, कितना आ जाएगा 56 इंटू 7, तो r इक्वस टू हो जाएगा रूट के अंदर, इसको स्क्वायर हटा दें तो रूट में चला जाएगा। 7 6 जा 48, 7 6 जा आपका हो जाएगा 42, सॉरी 48 नहीं, कितना 42, तो 2 आया, 4 आपका होल्ड हुआ। 7 5 जा 35 और आपका जो है 4 कितना हो जाएगा 39, कहीं तो गलत हो गया क्या, देखो जरा। अच्छा अभी ये 2 से और कैंसिल करना है ना, 1 मिनट रुकिएगा, अभी ये 2 से और कैंसिल करना है, तो जब 2 से आप इसको और कैंसिल करेंगे यहाँ पे, अभी चूंकि ये नीचे देखो 2 बचा हुआ है ना, तो 2 से जब और कैंसिल करेंगे तो ये 28 आएगा, कितना आएगा 28, तो r बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 7 8 जा 56, 5 आपका होल्ड हुआ, 7 2 जा 14 और 5 हो जाएगा 19, तो r बराबर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस मिल गई आपको 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करना हम लोग भूल गए थे, तभी हमारा 392 आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 2 से और हमने डिवाइड किया तो यह आ जाएगा आपका 196, तो रेडियस जो है वो आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है कि जो आप जो हेमीस्फीयर है उसको मेल्ट करके आप बना रहे हैं आप कोन, अर्थात शंकु बना रहे हैं आप, ठीक है ना, जिसकी बेस रेडियस जो है हेमीस्फीयर के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और आपका जो है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पे जो है 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2r से 2r कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2r इक्वल्स टू h के, कितना बचा 2r इक्वल्स टू h के। तो हमको h ही तो चाहिए, उसकी जो है ऊंचाई ही तो चाहिए थी, हाइट ही तो चाहिए थी। तो r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू है 14, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 14, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28, यहाँ पे आ जाएगा 28, अर्थात जो उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, कोण की कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है भाई। जो आपका हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, जो आपको दिया गया था 1848, तो यहां से आपको r की वैल्यू मिल गई, r इक्वल्स टू 14 मिल गया। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि भाई जो आपका हेमीस्फीयर उसको पिघला के क्या बनाया जा रहा है, वॉल्यूम बनाया जा रहा है, सॉरी कोन बनाया जा रहा है, तो उसका जो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या है आपका 2/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h,
ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r से 2r कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 2r। r की वैल्यू पता है आपको 14, तो आपका h कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। द टाइम दैट द 3 पाइप्स टुगेदर विल टेक टू फिल द सिस्टर्न इज। 3 पाइप A, B और C एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो बहुत देखो सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई देखो जो भी आप अब यहाँ पर जो पाइप है वो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। तो आप जब कोई वर्क करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है, अर्थात आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग लगता है। भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको वही काम, भाई एक काम जो है अगर 3 लोग कर रहे हैं सेम काम, ठीक है, तो भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय वो काम करने में ज़्यादा लगेगा। तो किसी काम को करने में जो समय लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर देखो 3 पाइप हैं A, B और C, A, B और एक है C। तीनों टंकी को पानी भरने का काम कर रहे हैं, तीनों पानी उसमें फिल कर रहे हैं। एक फिल करता है 20 मिनट में, B फिल करता है आपका 15 मिनट में और C फिल करता है आपका 12 मिनट में। तीनों का जरा एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आपका 60 आएगा। कितना आएगा 60। तो इनको जो टोटल वर्क करना है वो 60 करना है, 60 यूनिट वर्क करना है। अब देखो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इफिशियंसी की बात करूं तो 23 या 63 की एक इफिशियंसी 3 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी और सी की इफिशियंसी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। भाई यहाँ पर जो है टोटल वर्क आपको पता है, ठीक है। आपने इनका तीनों का एलसीएम निकाल लिया तो भाई 20, 15 और 12 का एलसीएम का हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इफिशियंसी निकल आई, ए की 3, बी की 4 और सी की आपकी 5। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों मिल करके जो है टंकी को अगर भरते तो कितना समय लगता, अर्थात तीनों मिलकर अगर ये 60 यूनिट काम करते तो उनको कितना समय लग जाता इस काम को करने में। तो अगर मैं टोटल इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं टोटल इफिशियंसी की बात करूं इन तीनों की, तो आपने कहा ये A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तीनों मिलकर के जो है एक बार में या 1 मिनट में 12 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितने यूनिट काम करते हैं, 12 यूनिट काम करते हैं। तो तीनों अगर मिलकर के जो है इस टंकी को फिल करेंगे जो 60 यूनिट की है, तो एक बार में ये 12 यूनिट पानी भर देते हैं। कितना टाइम लग जाएगा, इनको 5 मिनट लग जाएंगे। कितना लग जाएगा, 5 मिनट में यह टंकी को भर देंगे। तीनों मिलके जो है 5 मिनट में टंकी को फिल कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों मिलके जो है टंकी को भरने में केवल 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में फुल एंड फाइनल टंकी पूरी फुल हो जाएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। क्वेश्चन है आपका कि इफ a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, b इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, c इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज 4y स्क्वायर होगा कि 5y स्क्वायर होगा कि 6y स्क्वायर होगा कि आपका जो है 7y स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर a और b और c की वैल्यू आपको दी गई है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, देखो a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी निकालते हैं, ये किस लिए निकाल रहे हैं अभी देखिए आपको समझ में आएगा। अगर a माइनस बी हम निकालते हैं तो जगह x प्लस वाई, और ये b की वैल्यू माइनस कर दी तो जगह माइनस एक्स और प्लस वाई, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2y। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहां से निकाल लो, आप यहां से निकालो b माइनस सी। क्या निकालो? b माइनस सी। तो b की वैल्यू है x माइनस वाई, c की वैल्यू जरा रख दो, तो माइनस एक्स माइनस 2y। देखो x से x कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा माइनस का 3y। इसी प्रकार से आप निकालो c माइनस ए। c माइनस ए जब आप निकालेंगे तो c की वैल्यू है x प्लस 2y और a की वैल्यू कितनी है आपकी x प्लस वाई, तो ये माइनस का x माइनस का y हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका y। क्लियर है? अब देखो आप एक काम करो, इनका स्क्वायर कर लो। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो आपने कहा ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसी प्रकार से आप कर लो b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca। ठीक है, 2ca। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं, मैं इन तीनों को अगर ऐड कर लूँ, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो अब जब इनको आप ऐड करेंगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार आपका c स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा। अब अगर आप यहां से 2 को बाहर ले लें, ठीक है ना, अगर आप यहां से 2 को बाहर ले लें तो देखो अब मेरी बात ध्यान समझना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू 1/2। जो आपने 2 बाहर लिया था इसको आपने इधर क्या कर दिया, तो ये आपका इसमें बटे में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंदर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा जो है b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका जो हो जाएगा c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, a माइनस बी की वैल्यू निकाल रखी है, b माइनस सी की निकाल रखी है, c माइनस ए की निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा देखो कितना 1/2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना है आपका 2y, तो हो जाएगा आपका 2y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका b माइनस सी, b माइनस सी कितना है तो माइनस का 3y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका c माइनस ए, तो c माइनस ए कितना है y का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जो है आपका 1/2 और ये अंदर हो जाएगा आपका जो है 4y स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू हो जाएगा 14y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा आपका 7y स्क्वायर। कितना आ जाएगा 7y स्क्वायर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? मैंने आपको पूरा का पूरा एक एक स्टेप करके बताया है।
मैं आपको डायरेक्ट बता सकता भाई, इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर जो है आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू होता है आपका 1/2 ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 7y²। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब ये पाई चार्ट पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर 4 years। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिया गया बार ग्राफ 4 साल के लिए एक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों का परिणाम दिखाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास इज मैक्सिमम। किस वर्ष में फर्स्ट कक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है। देखो जरा, अब यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को रीड करते हैं, देखो तो ग्राफ में आपको यहाँ पे ये आपको दर्शाता है 3rd क्लास को, ये दर्शाता है 2nd क्लास को, और ये दर्शाता है आपका जो है 1st क्लास को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला आपका होगा 3rd क्लास का, ये आपका 3rd क्लास का है, ये आपका 1st क्लास के लिए है, और ये आपका 2nd क्लास के लिए है, ये आपका 3rd के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2nd के लिए और ये 1st के लिए, इसी प्रकार से आगे भी। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो जो बीच में वैल्यू आएगी, ये जो बीच में वैल्यू आएगी ये 10 में डिवाइड होगी। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो को 40 + 20 तो आपका 60, तो अगर बीच में आएगा तो 50 होगा, 40 + 10 तो आपका 50, 50 + 10 आपका 60। तो 10 के जो है डिफरेंस में यहाँ पर हम उसको ले लेंगे। अगर मिडिल में आएगा तो, अगर यहाँ पे आएगा एग्जैक्ट में तो आपका 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जो है इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए 2000 का, सबसे पहले आप निकाल लीजिए 2000 का। अब 2000 की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे थे, तो आपने कहा 90। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे थे, 90। देखो ना ये बीच में आपका आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में। देखो मिडिल में आएगा यहाँ पे, और मिडिल में आपको भले बता रखा, अगर मिडिल में लेंगे यहाँ पे मिडिल में आएगा, और मिडिल में अगर आप लेंगे तो मिडिल में ये 90 आएगा। 80 + 10 90 और 90 + 10 आपका 100। तो मिडिल में अगर आएगा तो आप वहाँ पे क्या लेंगे, 90 लेंगे। तो आपके जो है फर्स्ट क्लास में 2000 में कितने स्टूडेंट थे, 90। टोटल का कितना था ये, क्योंकि भाई उसका परसेंटेज ही तो निकाला, तो टोटल कितना था, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं देखो जरा। तो आपने कहा कि 3rd में आपके 20 हैं, और 2nd में आपके कितने हैं, 2nd में आपके 50 हो जाएंगे, 2nd में आपके 50 और यहाँ आपका 90। तो 90 + 50 कितना हो जाएगा, 90 + 50 कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। और 140 और प्लस आपका जो है ये आपका 20 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई भाई। टोटल आपने ये तो आपका जो है 90 जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास में, टोटल कितना परसेंटेज है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 20 ये हो गया और 50 हो गया, 20 50 कितना हो गया आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 70 और 90 कितना हो जाएगा आपका 160। अब इसका जरा परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट आएगा, ये इंटू 100 कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 900/16 कितना हो जाएगा आपका 16 6 जा 96 होता है, 16 8 जा 16 5 जा कितना होता है 80। ठीक है, 16 का अगर हम 90 में भाग दे देते हैं तो 16 5 जा 80। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका ये 0 1 क्या है नीचे आया डेसिमल, फिर आपका कितना आ जाएगा आपका 0, 16 6 जा आपका हो जाएगा 96, फिर आपका 4 आएगा 0, तो 16 2 जा 32। ठीक है ना, 16 2 जा 32 और ये बचेगा 8, 16 5 जा 80, 5.625 आएगा। कितना आएगा
5.625, 5.625 ये परसेंटेज आ गया आपका जो है 2000 में। अब जरा निकाल लो आप 2000 किस में, 2001 में निकालो। देखो भाई 2001 में निकाल लीजिए कितना आएगा। तो आपने कहा 2001 में फर्स्ट क्लास में कितना था, यहाँ भी 90 था, यहाँ भी 90 था, टोटल कितना है आपका। तो आपने कहा टोटल कितना, देखो यहाँ पे आपका जो है ये आपका हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, थर्ड में यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, 90 और 90 हो जाएगा 180। तो ये है आपका 180, 180 इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा जो है 900/18। तो ये हो जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा आपका 50%। क्लियर है, समझ में मेरी बात आपको आ रही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता सकते हैं, यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। तो ये कितना आ गया आपका 50%। ठीक है, अगला जरा देखते हैं भाई, अगला क्या है आपका, अगला है जो है 2002 है। 2002 जरा भाई निकालिए कितना आ जाएगा। तो आपने कहा 2002 में जो है कितना है आपका, ये है आपका 120, 2002 में है 120 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल। तो आपने कहा 20 और 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 60, 20 60 कितना हो जाएगा आपका 80, 80 और 120 कितना हो जाएगा आपका 200, 200 इंटू 100, 0 से 0 दोनों कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 60%। ये कितना हो जाएगा आपका 60%। अब जरा आप निकाल लीजिए 2003 का, अब आप निकाल लीजिए 2003 का, यहाँ पे निकाल लेते हैं किसका, 2003 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2003 में फर्स्ट क्लास में कितने हैं 120 हैं, 120 अपॉन टोटल कितने हैं, तो आपने कहा ये 10 है। ठीक है ना, 10 प्लस आपका 40, तो 10 और 40 50, 50 और 120 कितना हो जाएगा आपका, 50 और 120 हो जाएगा कितना 170, कितना हो जाएगा आपका 170। क्लियर है, 50 और कितना हो जाएगा आपका भाई 120 है टोटल। देखो यहाँ से 20 कितना आ जाएगा आपका 120, टोटल कितना है, तो आपका ये देखो ये इसके भी नीचे है ना 20 के, तो ये 10 आएगा, ये कितना है आपका, ये आपका 40 है, तो 40 और 10 आपका 50 हो जाएगा, 50 और आपका जो है कितना हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा 170। अब जरा इसको निकालो कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका 1200 अपॉन 17, 17 का जरा भाग दे दो 1200 में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जब 1200 में आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 7 119 होता है ना। ठीक है, तो 119 यहाँ कितना जाए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा ख़त्म, यह 0 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आपका भाग तो जाएगा ना, तो 70 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 17 7 119 तो जाएगा नहीं, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 चक्का 102, 17 पन्ना 70 पॉइंट कुछ आएगा, 70 पॉइंट कुछ में आएगा। ठीक है ना, 2003 में क्या आएगा आपका 70 पॉइंट कुछ में आ जाएगा। ठीक है ना, 70 पॉइंट कुछ में आएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट जरा फिर से देखते हैं, 17 का भाग देना है ना, तो जब 1200 में आप 17 का भाग जरा देंगे, एक बार और देख लेते हैं, 17 7 119 कितना बचेगा आपका 1 0। ठीक है, भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 70 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जो है 70 पॉइंट आप कितना कर लो 5 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2000 में आपका 5.625, 2001 में 50%, 2002 में 60%, 2003 में 70.5%। ठीक है ना, इससे और आगे आगे आपका आएगा, तो सबसे अधिक किसमें 2003 में, सबसे अधिक किसमें 2003 में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबसे अधिक किसमें आपका 2003 में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23rd नंबर का क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपका इसी पाई चार्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन करा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द 10th क्लास एग्जाम इन द ईयर 2002 इज। वर्ष 2002 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या देखो भाई कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002 कितना है देखो भाई। तो आपने कहा कि फर्स्ट में कितने हैं, फर्स्ट क्लास में आपके 120 हैं, प्लस सेकंड में कितने हैं, सेकंड में आपके 60 हैं, प्लस थर्ड क्लास में कितने हैं, थर्ड क्लास में आपके जो है 20 हैं। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200। तो 2002 में जो आपके टोटल स्टूडेंट क्लास एग्जाम में बैठे हो कितने हैं आपके, वो हैं आपके 200। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका जो है कि द ईयर इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द 10th क्लास एग्जाम इज। आपको बताना है कि किस वर्ष में सबसे अधिक छात्र उपस्थित हुए। तो 2001 में कितने उपस्थित हुए, तो आपने कहा 20 प्लस आपका 50 प्लस आपका 90, तो ये हो जाएंगे 160। ठीक है, 2001 में देख लो, 2000 में है यहाँ पे, 2001 में 2001 में जरा देखो भाई कितना है। तो यहाँ पे है आपका जो है 30 प्लस आपका जो है 60 प्लस आपके 90, तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 2000 आप 2 में देखिए कितने हैं। तो आपने कहा 20 प्लस आपका जो है 60 प्लस आपका जो है 120, ये कितना है आपका, ये है 200। ये कितने है 200 भाई, 20 60 आपका हो जाएगा 80 और 120 प्लस 80 हो जाएगा आपका 200। 2003 में देखो भाई, तो आपने कहा 2003 में कितना है आपका 10 प्लस आपका ये हो जाएगा आपका 40 और प्लस आपका 120, तो ये हो जाएगा आपका 170। तो सबसे अधिक किस वर्ष आपके जो है सम्मिलित हुए, उपस्थित हुए, 2002 में। सबसे जो अधिक आए वो 2002 में आए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2002 में सबसे अधिक छात्र एग्जाम में उपस्थित हुए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एमंग द नंबर्स। ठीक है, इनमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है, √0.09, फिर आपका है 3√0.064, 0.5 की 3/5। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो √0.09, अगर हम इसको रूट से बाहर लेते हैं तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है भाई, रूट का मतलब स्क्वायर, उसका अब जब स्क्वायर करेंगे, जब उसका हम वहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो भाई 9 होता है 3 का, यहाँ पे पेयर बनेगा तो यह जगह 0.3। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है किसका, 0.064 का, तो क्यूब निकालना है तो 0.4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो नंबर आपको दिया गया, कितना दिया गया, 0.5 दिया गया है। 3/5 को आप कितना लिख सकते हैं, 3/5 को आप लिख सकते हैं 0.6, 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, 0.3, 0.4, 0.6 और एक दिया गया है आपको 0.5। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 0.3। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा है आपका 0.4, फिर उससे बड़ा कौन सा है 0.5, सबसे बड़ा कौन सा है 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ही तो पूछा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 3/5।
क्या हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है? ठीक है भाई, इसका जब रूट निकालेंगे तो 0.3 आएगा, इसका जब क्यूब निकालेंगे तो 0.4 आएगा। 3/5 मतलब 0.6 होता है, 0.5 दिया गया था तो सबसे छोटा 0.3, उससे बड़ा जो है 0.4, उससे बड़ा आपका 0.5, सबसे बड़ा 0.6। तो आप यहाँ से सबसे बड़ा ही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन अ सोशल वर्क प्रोजेक्ट। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट 300 आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। तो जिन्होंने भाग लिया अगर उनकी संख्या 300 है तो टोटल कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या कितनी है आपसे पूछ रहा है कि एक कॉलेज के 1/3 लड़कों और आधी लड़कियों ने एक सामाजिक कार्य परियोजना में भाग लिया। यदि भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 300 है, जिनमें से 100 लड़के हैं, तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो बहुत सिंपल से देखो क्वेश्चन है, देखो अच्छा बॉयज ने कितने बॉयज ने भाग लिया, जो टोटल में भाग लिया उसमें से जो बॉयज ने पार्टिसिपेट किया वो आपके 100 हैं। 100 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, जो आपके टोटल जो पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट है वो है आपके 300, उसमें से आपके 100 बॉयज हैं। अच्छा जो आपके बॉयज हैं वो जो भाग ले रहे हैं वो कुल बॉयज का 1/3 है, वो कुल बॉयज का 1/3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/3 बॉयज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा पार्टिसिपेटेड बॉय, ठीक है, क्लियर है। अब पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो कितने बॉयज हैं, 100 हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल्स टू 100। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 100 के, अर्थात ये आ जाएगा आपका 300। तो टोटल बॉयज हो जाएंगे आपके 300, ठीक है। अब देखो टोटल जो आपके 300 पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से 100 तो बॉयज थे और बाकी जो बची वो क्या है आपकी गर्ल्स हैं। तो अगर मैं पार्टिसिपेटेड गर्ल्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि पार्टिसिपेटेड गर्ल कितनी है, अर्थात भाग लेने वाली लड़कियां कितनी हैं, तो आपने कहा इनकी संख्या है 200, क्योंकि भाई 300 टोटल है, उसमें से बॉयज आपके 100 हैं। और इसमें से अगर बात करें तो 1/2 पार्ट ही तो गर्ल्स का जो है उस कार्यक्रम उन्होंने भाग लिया था। 1/2 पार्ट ही तो गर्ल्स का जो है उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। तो 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 200 के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2 × 200, तो ये आ जाएगा आपका 400, ये आ जाएगा आपका 400। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल गर्ल्स हो जाएंगी 400। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा हो जाएगा 300 + 400, तो ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 700। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। जो 300 जो भाग ले रहे थे उसमें से आपके 100 लड़के थे, लड़का जो 1/3 भाग ही तो उन्होंने भाग लिया था, तो टोटल लड़के हो गए 300। जो बाकी बचे उन 300 में 200 वो लड़कियां थी और लड़कियों केवल 1/2 भाग ले रहा था, तो लड़कियों की संख्या हो गई टोटल 400। तो उस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट संख्या कितनी है, 700। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।